नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई, आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की हमने 4 क्लासें पढ़ ली थी और पांचवी और अंतिम क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक चैलेंजिंग प्रश्न था और उसका सही कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया है सोनू बिश्नोई और सुनील कुमार। बहुत अच्छा। और आगे चलते हैं, आज अपन इसमें पढ़ेंगे कि भाग 5 हमारा आज बौद्ध धर्म का अंतिम भाग होगा। और इसके अंदर हम कि बौद्ध धर्म है उसका विदेशों में जो प्रचार प्रसार हुआ है वो किन किन विद्वानों ने किए हैं और कौन से क्षेत्रों में किया है। और यहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार होता है और वो किन लोगों के समय में होता है और किस प्रकार से होता है। तो इसका अपने आज पढ़ना है और बहुत बढ़िया तरीके से अपने को ध्यान रखना है इनका, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उसी तरीके से ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक से एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो वो किस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो हमें उस तरीके से थोड़ा इसको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा रफली अपने इसमें नक्शा बनाते हैं भारत का, कि भारत में हम थोड़ा सा मगध से देखेंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर रफली नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम थोड़ा देख सकते हैं भारत का जो नक्शा है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये गुजरात वाला हिस्सा और ये राजस्थान, इस प्रकार अपने मान सकते हैं कि भारत के नक्शे के अंदर जो मगध का क्षेत्र पड़ता है, जो बिहार का क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ से अपने इसके कुछ बातें करेंगे। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, यानी विदेशों में क्या होता है, प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार, इस बिंदु को अपने पढ़ना है। इसी टॉपिक को ध्यान रखना, अपने को पढ़ना है कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार होता है और कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अगर इस क्षेत्र की हम थोड़ी बात करेंगे तो हम मगध से मान सकते हैं कि बहुत सारे जो राजवंश हैं भारत में, उनका जो सबसे पहले उदय होता है तो वो कहाँ से होता है, मगध से होता है। तो थोड़ा अपने यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो वो कौन कौन से राजवंश हैं, यहाँ हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करने का जिस राजवंश को श्रेय जाता है, आप जानते हैं उसका नाम है मौर्य राजवंश। तो अपने सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मौर्य वंश, यानी जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश ने सबसे पहले बौद्ध धर्म का विदेशों में क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद में कुषाणों का बहुत अच्छा योगदान रहता है। कुषाण वंश में राजा कनिष्क का नाम भी आता है। और उसके बाद में हर्षवर्धन का अगर हम बात करेंगे तो कनौज से राजा हर्षवर्धन का नाम जुड़ जाता है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे बंगाल की तरफ से तो पाल जो शासक हैं उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये कुछ ऐसे राजवंश हैं या ऐसे जो लोग रहे होंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म को विदेशों के अंदर पहुंचाया था। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जो मौर्य वंश है, मौर्य जो प्रशासन की अगर हम बात करेंगे, इसमें राजवंशों की हम बात करेंगे, तो मौर्य राजवंश ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को विदेशों में पहुंचाया था। तो वो कहाँ पर, तो सबसे पहले अपने ध्यान देना है कि मौर्यों ने दक्षिण भारत में, देखो दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो नाम आएगा श्रीलंका। कौन सा आएगा, श्रीलंका। थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। और आप जानते हो कि मौर्यों का जो शासक था उसका नाम क्या था, अशोक। पहला जो शासक है, सॉरी पहला नहीं है, बौद्ध धर्म की दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण प्रथम हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर बिंदुसार आता है और तीसरा अशोक मौर्य आता है। तो यहाँ इस अशोक ने क्या किया था, श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म को पहुंचाया था। तो सबसे पहले भारतीय क्षेत्र से बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिणी जो हिस्सा है उसके अंदर होता है, और वो कहाँ होता है, श्रीलंका में होता है। और यहाँ एक राजा का नाम आता है, तिष्य नाम का एक राजा हुआ करता था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। और अशोक ने यहाँ पर अपने एक जो लड़का और एक लड़की है उसको यहाँ पर भेजा था। लड़के का नाम महेंद्र था और लड़की का नाम संघमित्रा था। तो दक्षिणी भारत से होते हुए श्रीलंका तक बौद्ध धर्म पहुँचता है, तो अशोक मौर्य के समय में ही पहुँचता है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए। और यहाँ अगर हम देखते हैं श्रीलंका के अंदर ही जो हमारे त्रिपिटक हैं उनको लिपिबद्ध किया जाता है, उनको लिखने का कार्य किया जाता है, तो वो का भी यहाँ पर संपन्न होता है। तो यहाँ पर अशोक मौर्य ने श्रीलंका में अपने पुत्र जिसकी हमने बात की थी कि संघमित्र
और जो महेंद्र है उनको यहाँ पर भेजा था। लेकिन अशोक ने अपने राज्य के अंदर भी बहुत सारे लोगों को भेजा था, तो थोड़ा सा हम वो भी पढ़ सकते हैं। वैसे हम अशोक मौर्य के समय में उनको पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे अशोक ने वो किन किन को भेजा है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं, तो वो हमें आना चाहिए। चलो हम इसमें देखते हैं अशोक मौर्य के जो बौद्ध प्रचारक भेजे गए हैं उनमें कौन कौन से जो लोग हैं उनका हम नाम यहाँ पर थोड़ा सा लिखें। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे भाई, तो उसमें आता है कि एक क्षेत्र आता है जिसका श्रीलंका के अंदर भेजा है, तो वो किसको भेजा है? महेंद्र को भेजा है। महेंद्र और संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा है। इसने कहाँ भेजा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ भेजा है? श्रीलंका में। उसके बाद में एक व्यक्ति है, उसका नाम आता है महादेव। क्या नाम आता है भाई? महादेव है। महादेव के बाद में एक आता है महाधर्म रक्षक, याद रखिएगा। और उसके बाद में आता है धर्म रक्षक, और उसके बाद में आता है महारक्षक, और उसके बाद में आता है रक्षक, उसके बाद में आता है मंजिंतिक, और उसके बाद में आता है मंझम, और उसके बाद में आता है सोन व उत्तरा। सोन व उत्तरा। तो ये लोग अशोक मौर्य के द्वारा भेजे गए थे। उसमें एक बार हम थोड़ा सा फिर देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से महेंद्र संघमित्रा है, महादेव है, महारक्षक धर्म है, धर्म रक्षक है, महारक्षक है, और रक्षक और मंजम और सोन व उत्तरा। ये तमाम जो लोग हैं अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। कुछ अपने क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र से बाहर भेजे हैं। तो उसमें आप देखते हैं इन क्षेत्रों के नाम हम देखते हैं। यहाँ से भी हमारे से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। महादेव, तो यहाँ देखिएगा महिषमंडल बोल सकते हो इसको आप, या इसको आप मैसूर भी बोल सकते हो। महाधर्म रक्षक का मतलब यहाँ हम लेंगे महाराष्ट्र से। क्या से लेंगे? महाराष्ट्र, यानी आज का हमारा महाराष्ट्र हो सकता है। धर्म रक्षक का अगर हम लेंगे तो एक क्षेत्र है अपरांतक, और महारक्षक का अगर हम बात करेंगे तो यवन देश। कौन सा देश? यवन, बंगाल की तरफ। रक्षक की बात करेंगे तो यहाँ आएगा बनवासी, ठीक है। और मंजे का यहाँ क्षेत्र आएगा तो यहाँ आएगा गांधार। गांधार का जो हिस्सा है, ये जो उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है उसकी तरफ ये बात कर रहा है। और मंजे की बात करेंगे तो हिमालय की ओर कह रहा है ये, और इधर ये कह रहा है कि स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि का मतलब यहाँ रहेगा कि हिंद चीन का जो क्षेत्र है, हिंद चीन के क्षेत्र में किसको भेजा था? सोन और उत्तरा को भेजा था। तो ये वाला अभी हमने पढ़ा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था, और वहां पर जाकर इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और वहां के राजा ने इसका अच्छा स्वागत भी किया था। उसके बाद में हम देखते हैं, देखिएगा जो ये वाला जो हिस्सा है, अगर इस जो मध्य एशिया का अगर हम बात करेंगे कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र पड़ता था वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। दक्षिण के बाद में अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ हम देखते हैं, तो जो मध्य एशिया का जो हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, मध्य एशिया का जो हिस्सा पड़ता है, यहाँ पर जो क्षेत्र का नाम आता है उसका नाम आता है खेतान, या इसको कोतान भी कहते हैं, या इसको यारकंद, ठीक है। और क्षेत्रों के कई नाम मिलेंगे अपने को, ताशकंद। ये वाला जो हिस्सा है, इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार होता है। और यहाँ पर कुछ जो इसके बौद्ध धर्म के अनुसार हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो राजवंशों का अपने को जो थोड़ा इतिहास मिलता है, तो वो मौर्यों का भी इतिहास अपने को मिल जाता है। कोतान में बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो एक राजा कुणाल, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार कुणाल था, कुणाल का पुत्र यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम आएगा येउल आएगा, और येउल के बाद में हम बात करेंगे तो उसका पुत्र आएगा विजित संभव आएगा। और विजित संभव का एक आचार्य था जिसका नाम आता है विरोचन। तो ये जो विरोचन नाम का जो पुरोहित था, यहाँ पर बौद्ध धर्म को इसने आगे चलकर बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत किया था। लेकिन यहाँ जो ये होता है, ये कुषाणों के काल में होता है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, वो कुषाण काल में ही सबसे ज़्यादा विकसित देखा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फिर जो एक विद्वान जाता है, बौद्ध विद्वान जाता है, और उसका नाम आता है कुमाररायण। क्या नाम आता है?
कुमारनारायण आता है और उसकी शादी जीवा से हो जाती है, तो उसका एक जो पुत्र होता है उसका नाम भी क्या आता है, कुमार जीवा आता है। ध्यान रखेंगे ये कुमार जीवा नाम का विद्वान है बौद्ध भिक्षु, जिसको आप कह सकते हो, ये मध्य एशिया में खोतान नामक स्थान पे वहां पर जाता है और बौद्ध धर्म का विस्तार करता है आगे। तो इसका फिर एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या आता है, कुमार जीवा आता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा होता था, तो आप यहां पर क्या बताने वाले हो, खोतान बताने वाले हो। और इसी के अंदर ही दो स्थान भी पड़ते हैं, दो क्षेत्र इसके बीच में पड़ते हैं, उसके नाम भी आप बता सकते हो। एक का नाम आता है गोमती विहार, विहार है ये, विहार का मतलब रहने का स्थान होता है। और एक आता है कुची नगर, कौन सा नगर आता है भाई, कुची नगर। ये दोनों ही मध्य एशिया के अंदर बौद्ध धर्म की संस्कृति का प्रमुख क्या बन जाते हैं, केंद्र बन जाते हैं। तो ये आपने थोड़ा सीखा। इधर से कुणाल का पुत्र कौन है, यवुल, यवुल का पुत्र विजित शंभु के समय विरोचन ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को आगे चलकर विकसित किया। और फिर एक बौद्ध भिक्षु जाता है, उसका नाम आता है कुमारनारायण, और कुमारनारायण का ब्याह किससे हो जाता है, तो वहां पर जीवा से। तो फिर उसी का एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या आता है, कुमार जीवा। तो ये मध्य एशिया का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है ये भाई, मध्य एशिया का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब अपने इसमें देखते हैं, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा इस क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कई अपने को जो अपने भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से अपने को यहाँ पर मिलते थे, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ अपने को स्थान, जैसे यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो वर्मा देश की हम बात कर सकते हैं, और हम जो थाईलैंड है उसकी, थाईलैंड को श्याम कहते थे, ठीक है। और एक स्थान जो कंबोडिया वर्तमान में, और 1989 में बौद्ध धर्म उसने स्वीकार भी कर लिया था, कंबोडिया है, ठीक है। और आप पढ़ सकते हो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में एक स्थान जावा पड़ता है, और जावा में आपको क्या मिलेगा, एक बौद्ध स्तूप मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया, अगर ध्यान में नहीं है तो आप इसको बढ़िया से याद करना है। जावा, जावा में पड़ता है, एक इंडोनेशिया का हिस्सा है जावा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक स्तूप मिलेगा। क्या मिलेगा, ये जो स्तूप है इसकी विश्व प्रसिद्ध, सबसे बड़ा विश्व का स्तूप अगर बौद्ध धर्म में देखा जाएगा तो वो बोरोबुदुर का स्तूप है, स्थान का नाम है बोरोबुदुर। लेकिन देखिए स्तूप की कुछ बनावट इस तरीके से होती है, और इसके ऊपर इस प्रकार का कुछ हिस्सा होता है, और यहाँ इस प्रकार से ये लगा रहता है, इसको मैगी बोलते हैं। इसको जिस आधार पर ये बना होता है उसको मैगी बोलते हैं। और इस गोलाकार आकृति को क्या बोलते हैं, इसको अंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हर्मिका बोलते हैं इस भाग को। इसके ऊपर इस प्रकार की एक डंडी होती है, और इसको बोलते हैं यष्टि बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लगा हुआ इस प्रकार का जो छत्र होता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। छत्र का मतलब होता है धर्म का प्रतीक होता है, इसकी बात होती है। इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। देखो हर्मिका जो स्तूप का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें अस्थियां होती है, ऐसा माना गया है कि उनकी अस्थियां होती है गौतम बुद्ध की, इस प्रकार से इस भाग को सुरक्षित होता है, ये हर्मिका होता है। अन्य ये गोलाकार आकृति होती है, और ये होती है मेदी। क्या होती है ये मेदी होती है। मेदी का मतलब जिस पर ये बना होता है वो होता है। इसके नीचे की कुछ आकृति, यूं आकृति आपको देखने को और मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आकृतियाँ होती हैं इनको वेदी बोल सकते हो। इसके अंदर जालीनुमा आकृति लगी होती है, और इसी के हिस्से में कुछ पेड़ सीढ़ियाँ लगी होती है, अपने पेड़ियाँ बोलते हैं, वो इस प्रकार से इसको अटैच कर लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ वेदिकाएं होती हैं, वेदी लगी होती हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है बोरोबुदुर का स्तूप। कौन सा स्तूप याद रखना है, इसको जावा में कौन सा पड़ता है, बोरोबुदुर का स्तूप। बोरोबुदुर का जो स्तूप है ये विश्व प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है, सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका निर्माण करवाया था शैलेंद्र राजाओं ने। किसने करवाया था, शैलेंद्र राजाओं ने। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पड़ता है, जावा इंडोनेशिया में, और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी थाईलैंड को श्याम कहते थे, कंबोडिया को कंबुज कहते थे, ठीक है। तो ये कुछ आप बात याद रख सकते हो। कंबोडिया ने तो अपना इसको राजधर्म भी स्वीकार कर लिया, चीन ने बाद में अपना राजधर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन देशों के अंदर भी जो दक्षिण पूर्व के जो देश पड़ते हैं, आज हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था भाई। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तिब्बत की, किसकी बात करते हैं भाई,
तिब्बत की बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल की, ओके, और उसके बाद में हम बात करेंगे चीन की, ठीक है, जो चीन है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ से हमारे हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भी तिब्बत के अंदर कौन धर्म प्रचार करने के लिए गया था, नेपाल में कौन गया था, ठीक है, और चीन में कौन गया था, श्रीलंका में कौन गया था, इस प्रकार के एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले देखिएगा, अगर हम तिब्बत की बात करेंगे तो तिब्बत में सबसे पहला जो विद्वान अगर मानते हैं तो उसको मानते हैं चंद्रगोमिन। उसका नाम क्या है? चंद्रगोमिन को सबसे पहला मानते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो उसका नाम आता है शांति रक्षित। दूसरे विद्वान का क्या नाम आता है? शांति रक्षित आता है। लेकिन शांति रक्षित को हम तिब्बत का प्रथम बौद्ध भिक्षु या हम विद्वान आचार्य कह सकते हैं, जिसने बौद्ध मठों का निर्माण भी वहां पर करवाया था। तो बौद्ध मठों को बनाने वाला कौन है? सबसे पहले तिब्बत में शांति रक्षित है, और सबसे पहला जाने वाला संख्या क्रम में देखा जाए तो चंद्रगोमिन रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि पद्म संभव, उसके बाद में एक विद्वान अपने को और मिलेगा, उसका नाम क्या है? पद्म संभव है। पद्म संभव को यहाँ जो लामा का मतलब वज्रयान जो इनकी शाखा है बौद्ध धर्म की, उनको स्थापित करने का काम पद्म संभव ने तिब्बत में किया था। देखिएगा ये सारी बातें हम यहाँ में 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर पढ़ रहे हैं। तिब्बत के अंदर हम देखते हैं तो 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर हम इस चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद में अन्य में हम देखेंगे तो कमलशील नाम का एक बौद्ध विद्वान भी यहाँ पर जाता है। और उसके बाद में एक और विद्वान है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसका नाम भी आता है दीपंकर। क्या नाम आता है? दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा। ये ध्यान रखना है, दीपंकर श्री ज्ञान जो अतिशा है ये 11वीं शताब्दी में जाता है तिब्बत। कौन सी शताब्दी में जाता है? ये 11वीं शताब्दी में वहां पर जाता है और बौद्ध धर्म का क्या करता है? ये प्रचार करता है। इस बात को थोड़ा आप समझ सकते हो। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कुछ अन्य विद्वान जाते रहे, लेकिन यहाँ से प्रश्न देखिएगा, तिब्बत में 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का उदय होता है। चंद्रगोविंद प्रथम यहाँ पर भिक्षु जाता है। उसके बाद में शांति रक्षित जाता है, लेकिन शांति रक्षित ने वहां जाकर बौद्ध मठों का क्या करना शुरू कर दिया? निर्माण करना शुरू कर दिया था। पद्म संभव ने वहां रहते हुए वहां पर एक लामा जो इनकी होती है पीठ, उसको स्थापित करने का काम किया था। और दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा जिसको हम कहते हैं वो 11वीं शताब्दी में तिब्बत गया था। अब अपने इसमें चलते हैं नेपाल में। तो यहाँ पर वसुबंधु का नाम आता है कि वसुबंधु नाम का विद्वान था, वो यहाँ गया था नेपाल में। 4वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग बात बताई जाती है। अब अपने चलते हैं चीन में। साहब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ चीन में। देखिए चीन में बौद्ध धर्म का बहुत बड़े स्तर पर आज भी विस्तार हुआ है, ठीक है। भारत से अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसके उदय होने के बहुत सारे कारण थे। इस किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी या जबरदस्ती से इस धर्म का प्रचार नहीं किया गया था। इसके कुछ इस प्रकार का एक जो सरलता थी इसके अंदर, या इसकी जो वातावरण के अनुकूलित कुछ बातें थी, उसी कारण बौद्ध धर्म है वो आगे से आगे चलता रहा, या व्यापारिक मार्गों से व्यापारियों के माध्यम से ये संदेश एक देश से दूसरे देशों तक पहुंचता रहा था। तमाम ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार विश्व के व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ चीन में देखिए साहब, अगर चीन में हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रथम शताब्दी की बात हो जाती है। लेकिन इस समय चीन में एक राजवंश चल रहा था, उसका नाम आता है हान वंश। कौन सा आता है? हान वंश लिखा मिल जाएगा, कहीं आपको हान वंश भी लिखा हुआ मिल सकता है। और इस वंश का राजा था जिसका नाम आता है मिंगती। क्या नाम आता भाई? मिंगती नाम का यहाँ का हान वंश का एक राजा था। इसी के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो जाता है। और सबसे पहला भारत की तरफ से बौद्ध भिक्षु नालंदा से जो जाता है उसका नाम क्या आता है? उसका नाम आता है मतंग। क्या नाम आता है? मतंग कश्यप व धर्म रतन। मतंग कश्यप व धर्म रतन। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो विद्वान ऐसे हैं जो सबसे पहले चीन के अंदर जाते हैं और बौद्ध धर्म को वहां पर स्थापित करने का काम करते हैं। इस समय आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि चीन में जिस समय भारत की तरफ से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू होता है उस समय वहां का राजवंश कौन था? उत्तर आएगा हान वंश। वहां का राजा कौन था? मिंगती था। वहां सबसे पहले कौन कौन विद्वान गए थे? मतंग कश्यप व धर्म रतन गए थे। कहते हैं कि सफेद रंग का एक या सफेद कलर का रथ लेकर गए थे, रथ पर बैठ कर गए थे।
तो उसके लिए उसने आगे चलकर क्या किया था, मिंगती नाम के इस राजा ने वहां पर इनके रुकने के लिए एक विहार बनाया था और उसका नाम आता है श्वेताश्व विहार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनके रुकने के लिए जो एक विहार बनाया था उसका नाम क्या आता है, श्वेताश्व जो विहार है वो इन लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब काफ़ी समय बाद में यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ अन्य जो बौद्ध विद्वान जाते हैं तो उनका अगर हम देखेंगे तो नामकरण में देखेंगे तो 5वीं से 6वीं शताब्दी में, याद रखेंगे अब 5वीं से 6वीं शताब्दी के अंदर जो लोग जाते हैं तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। एक व्यक्ति का नाम है गुणधर्म, क्या नाम आता है भाई, गुणधर्म है। एक का नाम आता है बोधि धर्म, एक का क्या नाम आता है, बोधि धर्म नाम आता है। और एक व्यक्ति का नाम अगर हम देखेंगे तो पद्मसंभव, ठीक है। और पद्मसंभव शायद 8वीं शताब्दी की अगर हम आगे बात करेंगे तो उसमें एक अमोघ वजीर नाम का विद्वान जाएगा, जो वजीर का मतलब वजीरियानों से वो संबंध रहेगा। तो ये जो कुछ विद्वान लोग हैं उनका संबंध यहाँ से रहता है। कुछ लोग कहते हैं 8वीं शताब्दी में यहाँ पर पद्मसंभव ने भी स्थापना की थी, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। लेकिन इसके बाद में 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति और भी नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है अमोघ वज्र, जिसने भी यहाँ पर चीन के अंदर वो आता है। लेकिन ये दो थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, अगर सभी चीज़ें याद नहीं होती है तो मतंग कश्यप और धर्म रतन ये लोग सबसे पहले जानने वाले लोगों में से शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने जाना था। ये वाला जो हिस्सा था हिंद चीन के नाम से जानते थे, उसको वहाँ पर किसको भेजा था, हिंद चीन वाले क्षेत्र में। तो हिंद चीन वाले क्षेत्र में अशोक ने सोन उत्तरा व स्वर्ण भूमि इसको बोलते क्षेत्र को, हिंद चीन को, वहां पर इन लोगों को भेजा था। तो यहां से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना, एक दो बार अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ नाम है इनमें याद हो जाएंगे। कि सबसे पहले तो हम देखेंगे भारत से बाहर विदेशों में प्रचार होता है तो सबसे पहले कौन से क्षेत्र की तरफ होता है, तो हमारा उत्तर रहेगा दक्षिण की तरफ होता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिस्से में श्रीलंका है और श्रीलंका में सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो जाता है और मौर्य राजा अशोक के समय में ये शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यही बात याद रखनी है, मौर्य वंश के समय राजा अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार होता है तो वो श्रीलंका की तरफ होता है। तिष्य नाम का राजा था और वहां पर बौद्ध भिक्षु भेजे गए थे। वहां पर अगर हम बात करेंगे तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ श्रीलंका की तरफ अगर हम बात करेंगे तो वो इंडोनेशिया की तरफ फैलता रहता है, यानी ये बौद्ध धर्म का प्रचार इधर से चलता है। और उसके बाद में हमने वहाँ पर इंडोनेशिया के जावा की बात की तो वहाँ एक बोरोबुदुर का स्तूप है, शैलेंद्र राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और ये एक विश्व प्रसिद्ध स्तूप माना जाता है और बहुत ही अच्छा स्तूपों की दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सुमात्रा इत्यादि बोर्नियो द्वीप, ये पूरा जो द्वीप समूह था यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था। कंबोडिया ने तो अपना राजधर्म 1989 में घोषित कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद में वर्मा देश की अगर हम म्यांमार की बात करें वहाँ पर बौद्ध धर्म का था। चीन धर्म में राजधर्म स्वीकार कर लिया था, तिब्बत ने अपना राजधर्म स्वीकार कर लिया। मध्य एशिया के अंदर काफ़ी समय तक बौद्ध धर्म ने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। तो तमाम दृष्टिकोण से देखा जाए तो बौद्ध धर्म का भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर बौद्ध धर्म का अपने को क्या मिलता है, प्रसार देखने को मिलता है। आइए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मौर्य वंश, कुषाण वंश, राजा हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म का आपने हेवेनसांग का नाम सुना होगा तो उनको भी संरक्षण दिया था। पाल वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे मौर्य वंश में राजा अशोक से जुड़ी हुई कुछ बातें देखेंगे। अशोक से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिसने बौद्ध धर्म का बड़े स्तर पर अपने राज्य के अंदर इसने विस्तार करना चाहे। तो यहाँ से एग्जाम में हम मौर्य वंश में फिर पढ़ लेंगे इनको, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बातें याद हो जानी चाहिए। महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महादेव है तो महिष मंडल मशहूर है। महाधर्म रक्षित रक्षा करने वाले महाराष्ट्र के अंदर लोग मिलेंगे। और उसके देखिए रक्षित वाले शब्दों को अलग कर लीजिएगा। महादेव, महाधर्म रक्षित है, फिर धर्म रक्षित है, फिर महारक्षित है, फिर रक्षित है, इस प्रकार से शब्दों को अलग कर लीजिएगा। फिर मंजिनतक है और फिर मंझम है और सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि। और उसके बाद में हमने बोरोबुदुर का स्तूप जावा और इंडोनेशिया के अंदर पड़ा था। शैलेंद्र राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था।
और उसके बाद में हमने इधर से देखा तिब्बत में चंद्र गोविंद प्रथम व्यक्ति था, शांति रक्षित भी एक तरीके का प्रथम व्यक्ति है जिसने मठों का निर्माण करवाया था, और पद्म समूह ने लांबा जो इनका एक संप्रदाय है उनकी पीठ को स्थापित करने का काम किया था, और दीपांकर श्री ज्ञान तीसा जो तिब्बत जाते हैं वो 11वीं शताब्दी में जाते हैं। नेपाल में वसुबंधु का नाम रहता है। लेकिन एक बात हम मिस कर रहे हैं, देखिएगा चीन के बाद में अगर हम देखेंगे ये शाखा आगे बढ़ती रहती है, बौद्ध धर्म आगे प्रचार में चला जाता है। तो आप जानते हो कोरिया, अगर हम कोरिया की बात करेंगे कि चीन के बाद में बौद्ध धर्म की शाखा जो विकसित होती है वो कहाँ होती है, कोरिया, और कोरिया से आगे चलकर कहाँ चला जाता है, जापान में। तो ये भी एक क्रम रहता है, फिर जापान में चला जाता है आगे। तो यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं का नाम रहता है। कोरिया में मालानंद नाम का एक विद्वान था जिसने बौद्ध धर्म को प्रचार किया था। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हम कौन आएगा, तो याद रखिएगा मालानंद। कौन आएगा भाई, मालानंद। मालानंद का संबंध कहाँ से रहेगा, कोरिया से। इसके बाद में जापान से बात करेंगे तो यहाँ पर भी वसुबंधु नाम का जो विद्वान था इसने जापान के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, और ये भी 8वीं शताब्दी के लमसम की बात है। तो ठीक है, आज हम ये पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात हम पढ़ रहे थे। जरूर आप थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, थोड़ा सा लिख कर देखिएगा, ऐसा में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। शॉर्टकट में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेहनत को बराबर करते रहिएगा, कोई समस्या आएगी नहीं आपको। थोड़ा सा 10 से 15 मिनट अभ्यास करोगे तो इसके अंदर आपके प्रश्न आने की पूरी उम्मीद होती है। ऐसा टॉपिक, ऐसा बिंदु है, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपका जो वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक का एग्जाम हो, इनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे RS IS का जो टॉपिक बनता है हमारे, तो उससे भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, विदेशी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति, इस प्रकार का संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक बनता है बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आता है। और ये स्कूल व्याख्याता के पेपर में प्रश्न जनवरी में प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को थोड़ी सी मेहनत के साथ में कीजिएगा, ऐसा वो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा, और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।